आईएएस यूनिवर्सिटी के तमाम जो सभी लोग हैं, यादव जी और आपके सारे पार्टिसिपेंट, प्रशांत पाल सिंह जी, और मुझे खुशी हो रही है आप सब तमाम लोगों से जुड़ के। यादव जी ने कई दफ़ा पहले मुझसे भी कहा था कि आप आइए हमारे विश्वविद्यालय में और इस माने में अपनी किताबों के बारे में बात करिए, मगर कुछ वैसा हो ना सका। मगर आज जब मेरी नई किताब आई है, इस पर बोलने को कहा गया, तो मैं बेहद खुश हूँ, बेहद प्रसन्न हूँ, और आप सबने जो मुझे मौका दिया है, और इसके लिए मैं आप तमाम लोगों का आभारी रहूँगा। और मैं चाहता हूँ कि पुष्पेन जी मुझसे कुछ पूछें आप इस किताब के बारे में। वैसे तो ये किताब उन 17 दिनों के बारे में है कि जब मध्य प्रदेश में राजनीतिक बदलाव हुआ, जो हम सब लोगों ने देखा। मगर उस बदलाव के पीछे की बहुत सारी कहानियाँ हैं, जो हम सब लोग टीवी कवरेज के दौरान रिपोर्टिंग करते हैं और लोगों को कुछ बताते हैं, कुछ बता नहीं पाते हैं, समय की कमी के चलते, और एक मीडियम की लिमिटेशन होती है उसके चलते। तो उन तमाम चीज़ों को, चूँकि हम जर्नलिस्ट हैं, तो सबको क्रमवार तरीके से लिखा गया है, और ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत लोग नहीं जानते हैं, मगर हम जर्नलिस्ट जानते हैं। तो एक लिखने का प्रयास है, और यही वजह है कि लोगों को ये किताब बहुत पसंद आ रही है। पुष्पेन जी से चाहूँगा कि वो ये जो इस प्रोग्राम को मॉडरेट कर रहे हैं, तो शुरुआत करें। जी ब्रजेश भाई, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ आपकी नई पुस्तक के लिए, और आपकी लगातार एक के बाद एक बहुत ही अच्छी पुस्तकें आई हैं जिसको बहुत पसंद किया गया है। अमेजन पे इस पुस्तक का भी बड़ा अच्छी रैंकिंग चल रही है, और निश्चित रूप से आपकी जो प्रशंसा इस बात के लिए भी की जानी चाहिए कि एक टीवी जर्नलिस्ट का जो एक लाइफ स्टाइल होती है, उसका जो वर्किंग आवर्स होते हैं, उन सबको देखते हुए बिल्कुल समय निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है एक टीवी जर्नलिस्ट के लिए, और उसके बावजूद भी आप कब समय निकाल लेते हैं और इस तरह का लेखन करते हैं, क्योंकि आप नियमित कॉलम भी अखबारों में लिखते हैं, और उसके साथ साथ आपकी पुस्तकें भी लगातार आ रही हैं। आपने अभी कुछ समय पहले ऑफ द स्क्रीन पुस्तक आपकी आई थी, जो आपकी टीवी रिपोर्टिंग में आप जो उसकी जो पीछे की जो कहानियां हैं जो सामने नहीं आ पाती, उनके बारे में आपने लिखा था, और एक संघर्ष किस तरह से करता है जर्नलिस्ट। चुनावी रिपोर्टिंग के ऊपर आपकी पुस्तक थी, और अब ये आपकी वो 17 दिन जो चुनावी घटनाक्रम, सरकार का जो घटनाक्रम हुआ, उसके ऊपर आप लेके आए हैं। तो इस पूरी सफलता के लिए मैं आपको सर्वप्रथम तो बधाई देता हूँ। और निश्चित रूप से जब बात करूं कि आपको तो बहुत सारे अवार्ड भी अभी जिनकी यहाँ जिक्र हुई, और आप एक अच्छे रिपोर्टर एक माने जाते हैं, अच्छे टीवी जर्नलिस्ट में, और आप प्रदेश ही नहीं देश के अच्छे टीवी जर्नलिस्ट में आपकी गिनती होती है, और प्रिंट में भी आपने बहुत ही शिद्दत के साथ काम किया है। मैं कई बार ये सोचता हूँ कि क्योंकि हम कंटेम्प्रेरी जर्नलिज्म राइटिंग की बात कर रहे हैं, और जब इस विषय की बात आईएएस ग्रुप की तरफ से आई, तो खासतौर से यादव जी, सुनीता मैडम और इन सब का जो पूरा जो ग्रुप है, पूरा टीम है, उन सब लोगों से जब संपर्क हुआ, क्योंकि वो लोग भी लगातार इस तरह के विषय पर काम करते रहते हैं, तो मेरे मन में ये आया कि जो और जो पत्रकार हैं हमारे देश के, उनमें जिनकी पुस्तकें बहुत चर्चित हुई हैं पिछले कुछ समय में, जैसे रविश कुमार जी हैं, राजदीप सरदेसाई हैं, बरखा दत्त हैं, प्रणव राय हैं, अभी कुछ पुस्तकें आई, फिर एक हमारे श्यामलाल यादव हैं। इस तरह से बहुत सारी पुस्तकें हैं जो इस बीच में आई हैं। मध्य प्रदेश के पत्रकारों में भी हम देखें तो राजनीति में गिरिजा शंकर जी हैं, राशिद किदवई हैं, दीपक तिवारी जी हैं, उनकी पुस्तकें यहाँ आई हैं। पर जो मैं देखता हूँ कि खासतौर से जो पुस्तकें हैं, उसमें ज्यादातर चुनावी राजनीति, चुनाव विश्लेषण, इससे जुड़ी पुस्तकों की संख्या कुछ ज्यादा दिखाई देती है। उसी श्रृंखला में एक ये भी पुस्तक है। पर मैं देख रहा हूँ कि इस पुस्तक में और उन पुस्तकों में जो थोड़ा एक अंतर मैं पाता हूँ कि थोड़ा आपने जिस तरह से उसको एक उसका जो सस्पेंस था, आपने वो 17 दिन, तो उन 17 दिन का जो सस्पेंस था, जो 3 मार्च से शुरू हुआ और 20 मार्च पर जाकर खत्म हुआ, हालांकि वो सस्पेंस तो अभी भी बना हुआ है कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। तो एक उसका फर्स्ट फेज जो सस्पेंस का था, वो जरूर 20 मार्च को खत्म हुआ, लेकिन अभी सस्पेंस की जो श्रृंखला है वो अभी चल रही है, और अभी लगातार एक के बाद एक सस्पेंस हमें देखने को मिल रहे हैं, और अभी और कितने मिलेंगे ये तो मुझसे ज्यादा शायद बेहतर आप बता पाएंगे, आप बहुत नजदीक से सभी से जुड़े हुए हैं। तो मेरा एक कहना ये था कि इस पुस्तक को जब आप सामने ला रहे थे, और जब सारी इसकी पूरी प्रक्रिया से आप गुजर रहे थे, क्योंकि आजकल क्या होता है कि जब हम देखते हैं कि एक मीडिया में जब हम एक रिपोर्टिंग की बात करते हैं, तो एक टर्म होता है कि ऑफ द रिकॉर्ड, और ऑफ द रिकॉर्ड जब बात करते हैं जर्नलिस्ट, तो एक बहुत अच्छे जो रिलेशंस पॉलिटिशियंस के साथ होते हैं, तो कई बार वो उन बातों को जिनको प्रकाशित न किया जाए, लेकिन वो बता देते हैं आपको कि पीछे की कहानी
इसकी ये है, उसका फिर आप अपने ढंग से विश्लेषण कर सकते हैं उनको वो करने। तो आजकल मैं देखता हूँ कि पत्रकारिता में ऑफ द रिकॉर्ड वाली जो बात है वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि जो विश्वसनीयता का संकट है, रिश्तों पर एक उस तरह का जो भरोसा नहीं रह गया है, जो एक पहले पॉलिटिशियन और जर्नलिस्ट के बीच में रिश्ते होते थे, तो ऑफ द रिकॉर्ड अब मिलना बहुत कम हो गया या ना के बराबर ही हो गया, और बहुत उसको रिस्क मान के जर्नलिस्ट बात नहीं करते हैं। लेकिन इस पुस्तक में मुझे पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको शायद ऑफ द रिकॉर्ड मिली, क्योंकि वो कहीं जब उनकी रिपोर्टिंग हुई टीवी में या अखबारों में, तो बहुत सारी चीजें उस तरह से डिस्क्राइब नहीं हुई थी। बाद में देख रहा हूँ कि कुछ चौंकाने वाली चीजें आपने लिखी, तो निश्चित रूप से आपने अपने संपर्कों से और ऑफ द रिकॉर्ड बात करके वो निकाली है। तो थोड़ा सा उस प्रक्रिया को, मतलब उसकी ऑफ द रिकॉर्ड की जो एक मर्यादा है, मैं चाहूंगा उसको तो आप बरकरार रखें, पर थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ बहुत सारे जर्नलिज्म के स्टूडेंट भी जुड़े हैं, बहुत सारे मीडिया के एकेडमिशियंस भी जुड़े हुए हैं, तो वो उसका जो एक चुनौती थी और उसका जो एक जो संकट होता है, उसको थोड़ा सा अगर आप समझा पाएंगे तो कुछ शायद इस पुस्तक के जो एक निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको समझने में शायद हमें मदद मिलेगी। निश्चित ही आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत सारी बातें आपने अपने शुरुआती सवाल आपने बोल दिया कि दरअसल संकट तो है। और देखिए, हम तो पत्रकार हैं, पत्रकार भी हमारे रवीश कुमार कहते हैं कि असल पत्रकार वो होता है जो फील्ड में रहता है, जो रिपोर्टिंग करता है, बाकी तो सबके पास एक आई कार्ड होता है। तो वो भी मानते हैं कि जो असल पत्रकार होता है वो फील्ड में रहने वाला रिपोर्टर होता है, और जो फील्ड में रहने वाला रिपोर्टर होता है वो क्योंकि हर कहीं उपलब्ध होता है, मौजूद होता है। हम रिपोर्टर कांग्रेस के साथ भी होते हैं, बीजेपी के साथ खेमे में भी होते हैं और जनता के साथ भी होते हैं, तो हमारे पास सही मायने में कई सारी चीजें आती हैं, सबका फील आता रहता है, और फिर इस फील को हम लोग अपनी रिपोर्टाज या रिपोर्टिंग में व्यक्त करते हैं, दिखाते हैं। मगर उसकी बहुत सारी अपनी सीमाएं भी होती हैं। तो शुरुआत में जो हम लोगों को जानकारियां मिलती हैं वो तो हम लोग अपने लाइव में या जो तमाम जो हमसे पूछा जाता है फोनों पे हम लोग बता देते हैं। मगर बहुत सारी चीजें जल्दबाजी हम लोग बता नहीं पाते हैं, जल्दबाजी हमको पता नहीं लग पाती। मगर ऐसा नहीं कि उस खबर से हम दूर हो जाते हैं। हम चूंकि रिपोर्टर्स खबर में डूबे रहते हैं, तो खबरों की जानकारियां हमको लगातार आती रहती हैं। तो उस दरमियान लगता है अब हम लोग को जो फैक्ट आते हैं उनको वेरीफाई करते हैं कि हाँ यार ऐसा है, किसी ने ऐसा बताया, किसी ने वैसा बताया, तो सब लोग वेरीफाई करके अपने एक मूड बनाते हैं और अपने उस तथ्य को सहेज के रखते हैं। और फिर जहां तक आपने बात की ऑफ द रिकॉर्ड, इस पूरी किताब में दरअसल जो सब कुछ हुआ 3 मार्च से लेके 20 मार्च तक, वो तो हम सब ने देखा, मगर जो नहीं देखा वो हमने इस किताब में लिखने की कोशिश की है। क्योंकि दरअसल इस किताब में जो घटनाएं हो रही थी बहुत सारी जगहों पे हो रही थी। घटनाएं भोपाल में हो रही थी, घटनाएं दिल्ली में हो रही थी, घटनाएं बेंगलोर में हो रही थी, घटनाएं मुंबई में भी हो रही थी। और तो उन तमाम घटनाओं पर एक जगह एक आदमी रह के देख नहीं सकता, समग्रता से देख नहीं सकता। मगर हम जब लिखने बैठते हैं, जब उन घटनाओं के बाद हम जब लिखने बैठते हैं और फिर जब उसको देखने लगता है ये तो बहुत सारे डेवलपमेंट एक साथ हो रहे थे, तो क्यों ना उसको कंपाइल किया जाए। तो दरअसल ये कोरोना काल की किताब है। हमने 20 पूरे महीने भर होली से ये चीज एकदम तेजी से शुरू हुई, 3 मार्च से, फिर 8 मार्च की होली थी, फिर 20 मार्च को ये एपिसोड खत्म हुआ। तो उस दरमियान 20 मार्च को जब कमलनाथ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उस दरमियान हमारे पत्रकार साथी को वहाँ कोरोना डिटेक्ट हुआ, तो हम सब लोगों को एडवाइस किया गया कि आप लोग भी क्वारंटाइन हो जाइए। तो 12 या 14 दिन का क्वारंटाइन पीरियड हमने भी उस 20 मार्च के बाद भोगा। तो उस दरमियान जब हमने पेपर खंगाले और फिर अपने ये सब इस घटनाक्रम को पलट के देखा, तो लगा बहुत सारी चीजें हम लोगों को बता नहीं पाए। और फिर उस दरमियान वो दौर ऐसा था कि हम आमतौर पे ये जो पर्दे के पीछे की कहानियां लोग हम जब किसी से मिलते हैं, किसी से तब बताते हैं। मगर इस दरमियान हुआ ये कि लोगों ने हमको उस वक्त फोन एक ही सहारा था लोगों से कांटेक्ट करने का। तो आमतौर पे ऐसी बातें फोन पे नहीं बताई जाती ऑफ द रिकॉर्ड, जिन खबरों की आपने बात की। मगर फिर भी लोगों ने हम पे भरोसा किया, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, तो वो बहुत सारी बातें हमको फोन पे। तो ये किताब भी हमने करीब 20 तारीख से लेके अपने 12-15 दिन के उस घटनाक्रम के दौरान लिख दी। मेरे सामने भी चैलेंज था कि जब तक मेरे क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो, ये किताब आ जानी चाहिए, मैं अपना काम खत्म कर दूं लिख के। तो इसके लिए मैंने लगातार लिखा, सुबह उठ के लिखा, दोपहर में लिखा, शाम को लिखा, लगातार लिखता था और लोगों से इस दरमियान बात भी करता था, बीजेपी के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से, वो सारे किरदार जो इस एपिसोड से जुड़े रहे, चाहे वो बीजेपी के हों, चाहे कांग्रेस के हों। इन तमाम लोगों से मेरी बात होती रही, कभी बात होती थी, कभी नहीं होती थी, कभी कोई कुछ बताता था, कभी कोई नहीं बताता था। और जैसे आप जानते हैं आजकल फ़ोन पे रिकॉर्डिंग बहुत जल्दी हो जाती है। तो उस रिकॉर्डिंग से बचने के भी एक तरीके होते हैं। कोई हमको फेसबुक टाइम से बात कर रहा था, कोई व्हाट्सएप कॉलिंग से बात कर रहा था। तो ये सारी एहतियात बरतते हुए, क्योंकि
जो आदमी किरदार होता है ना, उसको भी लगता है कि उसके उसके मन में बेचैनी होती है, बेसिकली एक खलबली होती है। जैसे रिपोर्टर के पास एक खलबली होती है, बहुत सारे सोर्स, बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, कैसे वो जनता को बता दे। तो वो तमाम जो किरदार थे, उनके मन में बेचैनी थी कि हमने जो कुछ इतना दिन किया है, इतना दिन जो भोगा है, किसको बता दें? तो उनको एक भरोसे का प्रतीक लगा मैं, और मैंने जब उनसे सारी बातें पूछी तो उन्होंने मुझे तमाम चीज़ें बताई, भरोसे में लेके बताई, और बाद में मैंने उनके भरोसे को तोड़ा नहीं, ना तो इसमें कहीं किसी को मैंने हीरो बनाया, ना किसी को खलनायक बनाया। मेरा मानना ये है कि सारे लोग सबको एक-एक रोल दिया गया था उनकी पार्टी की तरफ से, और उस पार्टी के रोल को उन्होंने निहायत ईमानदारी से निभाया, और निभा के उनको जो टास्क दिया गया था, उन्होंने उसको पूरा किया। तो उनको क्या टास्क दिया गया था, उन्होंने कैसे टास्क को अंजाम दिया, कैसे टास्क पूरा किया, उस टास्क के दौरान क्या-क्या परेशानी आती गई। तो वो तमाम चीज़ें उसको किस्से के अंदाज में मैंने एक-एक दिन के हिसाब से लिखा है। इसलिए किताब लोगों को पसंद आ रही है, और जैसे कि आपने कहा कि सोर्स रिपोर्टिंग में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, और सोर्स का जो भरोसा जीतना पड़ता है, और भरोसा जीतने के बाद उसको अ, ये भरोसा तोड़ना भी नहीं चाहिए, और तो मैं भरोसा दिलाता हूँ कि मैंने भरोसा किसी का तोड़ा भी नहीं। जी, पुष्पा जी। सर, आई वुड ऑल्सो लाइक टू पुट अप अ क्वेश्चन। ये आपने इतने जल्दी, इतने कम वक्त में कैसे एक पूरी किताब कंपाइल कर ली? जी सर, थैंक यू। वही मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। ब्रजेश जी शायद जल्दी जोड़ेंगे, तो शायद ब्रजेश जी भी उस बात को से सहमत होंगे कि आज के दौर में एक बड़ी जो कठिनाई होती है वो ऐसी जानकारियों को जो ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं उनको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है जर्नलिस्ट के लिए, क्योंकि जिस तरह की विश्वसनीयता और संबंधों पर असर पड़ा है उसमें पहले तो लोग विश्वास में लेकर भरोसा करके जानकारी इस तरह की दे देते थे जो हिडन होती थी इंफॉर्मेशन, पर आजकल मुश्किल है। लेकिन इसमें पुस्तक में उन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारियां प्रस्तुत की हैं जो कि चौंकाने वाली हैं, जो शायद पहले रिपोर्टिंग में सामने नहीं आई थी, इस पुस्तक के माध्यम से सामने आई हैं। मैं उनसे ब्रजेश जी से सवाल भी करूंगा कि उन सारी जानकारियों के बारे में थोड़ा और विस्तार से अगर वो संभव होगा तो यहाँ बताएंगे। और निश्चित रूप से जो एक आज की जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग है उसके बारे में हम बात करें तो जो राजनीति, चुनाव, ये हमारे जो जर्नलिस्ट हैं देश के उनका एक बड़ा पसंदीदा विषय रहा है। और आप एक बात देखेंगे कि जितने भी जो पुस्तकें हैं वो ज्यादातर उन जर्नलिस्ट के द्वारा आई हुई है जो रिपोर्टिंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो रिपोर्टर्स हैं उनके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, वो फील्ड में बहुत सारे लोगों से अलग अलग मिलते हैं, उनसे जानकारियां एकत्र करते हैं, तो उनके पास बहुत कुछ कहने के लिए, बताने के लिए होता है, और को इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जो शायद उसको वो अपने रिपोर्ट तो नहीं कर पाते हैं, अपनी स्टोरी में फाइल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनके पास वो होती हैं। तो जब कभी उनको कहीं ऐसा अवसर मिलता है तो वो बात करते हैं। और साथ ही साथ चुनाव की जब हम बात करते हैं, राजनीति की बात करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच, डेमोक्रेसी, राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये भी कुछ इस तरह के विषय हैं जो हमारे भारतीय पत्रकारों द्वारा बहुत पसंद किए जाते हैं। ब्रजेश जी शायद जुड़ गए हैं। जी पुष्पा जी, माफ करिए, कुछ हो गया था, टेक्निकल दिक्कत आ गई थी। जी तो हम लोग वही बात कर रहे थे कि जो भारतीय जो जर्नलिज्म में जो कंटेम्प्रेरी राइटिंग्स है उसमें जो हमारे पत्रकार जो पुस्तकें लिख रहे हैं, एक तो ज्यादातर वो है जो रिपोर्टर्स हैं जी वो लिख रहे हैं, और दूसरा चुनाव, राजनीति, डेमोक्रेसी, ये उनके पसंदीदा विषय हैं। इस पर भी हम थोड़ा सा आपसे बातचीत करेंगे। पर अभी जो बातचीत चल रही थी, जो सवाल का आप जवाब दे रहे थे कि ऑफ द रिकॉर्ड आपने किस तरह से चीजें हासिल की हैं, तो एक आजकल जो बड़ा एक संकट होता है कि पत्रकार अपनी कार्य प्रक्रिया में कहीं ना कहीं वो इस तरह का एक इम्प्रेशन दे देते हैं कि वो किसी दल विशेष से या विचारधारा विशेष से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है पत्रकार के लिए कि वो कैसे संतुलित रह के दोनों जगह पर अपने संबंध बना के रखे, वहां से जानकारियां लेता रहे और अपने आप को बचाकर भी चले कि वो संतुलित है, वो जो आपकी इस पुस्तक में दिखाई देता है। आपने बिल्कुल बहुत साफगोई से जो है आपने कहा है कि हमने न किसी का जो है महिमा मंडन किया है, न किसी का चरित्र हनन किया है, हमने सिर्फ एक जिसको कहते हैं आंखों देखा हाल, एक कमेंट्री जिसको हम कहते हैं किस्सा गोई के रूप में आपने उसको सामने रखा है। तो ये एक बड़ी चुनौती है, इस चुनौती को आप कैसे पूरा कर पाए? निश्चित पुष्पन जी, ये आज के दौर की सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि मेरा 20 से 25 साल का करियर हो गया है, मगर ऐसी चुनौती हमने पहले कभी महसूस नहीं की। कि होता है कि यदि हम जर्नलिस्ट हैं, और हम जर्नलिस्ट यानी कि हम
नेचुरल अलाइज है अपोजिशन के। हम लोग जनता की बात कहने वाले लोग हैं। देखिए एक पक्ष होता है सत्ता पक्ष, एक होता है विपक्ष, और एक होता है जनपक्ष। हम जनपक्ष के साथ खड़े लोग होते हैं और जनपक्ष के साथ विपक्ष भी खड़ा होता है। तो आजकल दिक्कत क्या हो गई कि हम लोग जब ये तमाम खबरें करते हैं जब सरकार के खिलाफ या सरकारी सिस्टम के खिलाफ, तो उसको पार्टी के खिलाफ माना जाने लगता है या किसी नेता के खिलाफ माने जाने लगता है। तो निश्चित ही आजकल ऐसा सोचा जाने लगा है, जो हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल वाली बातें होती हैं। हम लोग जब बीजेपी के सरकार के विरोध में या उनके सरकार के सिस्टम के खिलाफ लिखते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है कहना कि अरे ये तो कांग्रेसी पत्रकार हैं, और जब कांग्रेस शासन में आते हैं तो एक बहुत आसान तरीका होता है अरे तो बीजेपी के पत्रकार हैं। तो इस सब से हम लोग चाहते हैं कि लोग बचें, क्योंकि हम लोग तो जनता के पक्ष की बातें करते हैं, जनता के पक्ष से जुड़े हुए थे और नेचुरल अलाइज अपोजिशन के होते हैं, तो हम लोग अपोजिशन के ज्यादा करीब होते हैं, क्योंकि हम लोग सिस्टम की कमजोरी को सामने लाते हैं, सिस्टम की कमजोरी को उजागर करते हैं। मगर आजकल जो हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो हमारे नेता हैं, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, अपनी आलोचना सुनने के प्रति बहुत ही संकुचित हो गए हैं। उनकी आलोचना, सिस्टम की आलोचना करने को भी वो अपनी आलोचना समझ लेते हैं। तो निश्चित ही एक ऐसा दौर है जहां एक पत्रकार के लिए चुनौतीपूर्ण, एक अच्छा काम करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। बहुत आसानी से तमगा लगा दिया जाता है कि ये फला है और ये फला है। तो मुझे लगता है जब तक हमको जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम इस चुनौती से उबर नहीं पाएंगे। तो बेसिकली ये जो वस्तुनिष्ठ तरीका होता है जो हमको पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि ऑब्जेक्टिविटी बनाए रखें। तो हम लोग जब तक ऑब्जेक्टिविटी बनाने की कोशिश करते हैं, उसी ऑब्जेक्टिविटी के दौर में ये सारी किताबें सामने आती हैं। और आप एक बात बार बार बोल रहे हैं कि जो सारे पत्रकार लिख रहे हैं वो डेमोक्रेसी पे लिख रहे हैं, चुनाव पे लिख रहे हैं। तो देखिए ये बहुत बड़ी बात कही आपने। दरअसल हम जो जर्नलिस्ट हैं, जो जनपक्ष है हमारा, जनता के साथ जुड़े हैं, तो इस समय सबसे बड़ी चुनौती हम लोकतंत्र को बचा के रखना इस समय हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती है। लोकतंत्र मजबूत हो, लोकतंत्र अच्छे से चले, लोकतंत्र लगातार मजबूत होता जाए, लोकतंत्र के नए नए आयाम आते जाएं, ये हम लोगों के सामने बड़ी चुनौती है और इसी को हम लोग पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो जहां तक बात चुनाव की है, तो चुनाव उस लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा टूल होता है। चुनाव से सरकार चुनी जाती है और वो हमारा सिस्टम को चलाती है। तो जब हम लोग चुनाव पे लिखते हैं तो चुनाव पे दरअसल जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का एक बहुत बड़ा उत्साह होता है चुनाव। और ये चुनाव में जो जनता होती है अपने अलग अलग रूपों में दिखती है, और हम कहें कि अपने असल रूप में चुनाव के वक्त ही दिखती है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए चुनाव पे लिखना हम तमाम पत्रकारों के लिए बहुत रुचि का विषय होता है, क्योंकि इसमें हम लोग नेताओं के नए नए चेहरे देखते हैं, जनता का असली चेहरा देखते हैं, जनता की नेता या लीडर से अपेक्षा देखते हैं। और फिर जब वो चूंकि जनता चुनाव के समय ज्यादा मुखर होती है, तो जनता क्या चाहती है ये हम लोग उसको नब्ज को पकड़ने की चुनाव के समय कोशिश करते हैं। इसलिए चुनावी लेखन हम पत्रकारों के लिए एक बहुत ही रुचि का लेखन है। मगर देखिए अब आपने जो हम लोग जो लिख रहे हैं, खासकर मैंने चुनाव पे 2 किताबें लिखी हैं, एक 2013 इलेक्शन पे लिखी थी, 2018 इलेक्शन पे लिखी थी, और ये भी एक कंटेम्प्रेरी दौर की राइटिंग है। तो चुनाव पे लिखना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। और चुनाव पे अब तक जब मैं इस किताब को लिखने बैठा तो मैंने जो चुनाव की किताबें ढूंढी तो मुझे लगा कि चुनाव की किताबें होंगी कैसे। मगर मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो सारी किताबें बड़ी एकेडमिक थी। उनको पढ़ने जाइए तो आपको पढ़ने में आनंद नहीं आता, क्योंकि उसमें एक रिपोर्टर का फील बहुत कम था। मगर जब हमने चुनाव पे किताबें लिखी तो लोगों ने कहा कि आपकी लेखन की शैली बहुत अच्छी है, बड़ा प्रवाह है, और एक बार में किताब पढ़ी जा रही थी। तो दोनों चीजें हैं कि चुनाव पे लिखना बहुत आसान होता है और चुनाव पे एक साथ लिखना उतना मुश्किल भी होता है, क्योंकि आपको अच्छी शैली चाहिए, अच्छी भाषा चाहिए और अच्छा अनुभव चाहिए। तो मेरी बाकी जो किताबें अच्छी पढ़ी गई हैं उसकी वजह वही है कि उसमें एक रिपोर्टिंग का फील था, जनता का रुख था कि जनता क्या चाहती है इसको, और एक बड़ी आसान भाषा थी। अब तक जो लोग लिखते आए हैं बहुत कठिन भाषा में लिखते थे। मैंने कोशिश की, चूंकि मैं टेलीविजन का रिपोर्टर हूँ, तो आसान से आसान शब्दों में अपनी बात कहूँ, तो वो उसकी मैंने कोशिश की थी। और यही वजह कि चुनाव और लोकतंत्र हम लोगों के लिए बहुत रुचि का विषय होता है, उस पर हम लोग लगातार लिखते हैं। पुष्पन जी निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही कि एक तो आपने बहुत ही सरल और सहज भाषा में और रुचिकर भाषा में, और इसमें भी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी की जब हम बात करते हैं तो हिंदी में इस तरह का लेखन बहुत कम, क्योंकि हमारे जो हिंदी के जो पत्रकार हैं वो अपने दैनिक कार्यों में इतने व्यस्त रहते हैं कि शायद लिखने का समय बहुत कम निकाल पाते हैं। वो तो मैं भी आपसे भी जानना चाहूंगा आगे कि आप कैसे करते हैं, क्योंकि अभी हमारे यहाँ कुछ चुनाव पे अंग्रेजी की अगर हम कंटेम्प्रेरी न्यूज में बात करें तो अंग्रेजी की कुछ अच्छी पुस्तकें जैसे प्रणव राय जी की द वर्डिक्ट आई,
उन्होंने 7 दशक के जो पूरे चुनाव थे उसका एक अच्छा विश्लेषण प्रस्तुत किया था और काफी उन्होंने डीप में जाकर उसकी बात की थी। फिर राजदीप सरदेसाई जी की अगर हम बात करें तो उन्होंने 2014 इलेक्शन दैट चेंज इंडिया कंप्लीटली, उस किताब में पूरा 2014 और बल्कि 2012 से उन्होंने शुरू किया था कि 2012 का जो गुजरात का इलेक्शन हुआ था जिसमें मोदी जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, वहां से घटनाक्रम किस तरह से बदलता गया, कैसे चीजें बदल दी गई। फिर उन्होंने 2019 के चुनाव पर भी उन्होंने लिखा कि हाउ मोदी वॉन इंडिया, इस तरह से। तो मैं देखता हूँ कि ये हिंदी में इस तरह की पुस्तक, क्योंकि राजदीप सरदेसाई और इनकी पुस्तकों का अनुवाद हुआ, लेकिन अनुवाद की एक अपनी समस्या होती है, कठिनाइयां होती हैं, जो वो बहुत हिंदी के पाठकों के लिए शायद कई बार उतना सहज नहीं होता है। और सीधे जो हिंदी में जो मौलिक जो सृजन होता है हिंदी में, तो उस दृष्टि से आपकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है, मायने रखती है उसमें। मैं एक और चीज ये जानना चाहता था कि कुछ ऐसे तथ्य अगर हमारे यहाँ आज जो पार्टिसिपेंट हैं उनके सामने रखें कि जो बिल्कुल आपको लगता है कि जो रिपोर्टिंग में नहीं आ पाए, उस समय के टेलीविजन और अखबारों की रिपोर्टिंग में नहीं आए, वो बिल्कुल चौंकाने वाले हैं और जिनको बिल्कुल जानकर एकदम आश्चर्य होगा लोगों को, ऐसे तथ्य थोड़ा सा अगर कुछ बताएंगे तो मुझे लगता है कि वो बड़ा रुचिकर होगा हमारे प्रतिभागियों के। इस किताब के किस्से? जी, इस किताब में जिन चीजों को आपने रखा है जो आमतौर पर रिपोर्टिंग में और टेलीविजन में उस समय नहीं आ पाई जब ये घटनाक्रम चल रहा था। हाँ बिल्कुल। तो अभी आप, मैं इस किताब को जब पलट रहा था तो मुझे कुछ चीजें नई दिखी जो मैं भूल गया था, कि आपने शायद ही कभी देखा होगा कि रात में 12:30 बजे कोई मुख्यमंत्री राजभवन से मिलने जा रहा हो। आपने शायद ही कभी सुना होगा कि रात में 3 बजे राजभवन में एक चिट्ठी लिखी जा रही थी मुख्यमंत्री के लिए। आपने शायद ही कभी देखा होगा कि रात में 12 बजे एक चिट्ठी लिखी जा रही थी मुख्यमंत्री के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो एकदम चौंकाती हैं, और यदि इनको नहीं लिखा जाता तो ये हम सब भूल चुके होते। रात में 12 बजे चिट्ठी लिखी गई राजभवन की तरफ से कि कल जो बजट सत्र हो रहा है उसमें आप अपना, कमलनाथ जी से कहा गया कि आप अपना बहुमत सिद्ध करिए, क्योंकि गवर्नर साहब ने लिखा कि मुझे अखबार या टीवी से जो पता लगा है उससे पता लगा है कि आपके 22 विधायक आपके साथ नहीं है, बेंगलोर जा चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, इसलिए आपकी सरकार अल्पमत में आ गई है और आप उन तमाम चीजों को उसको बहुमत परीक्षण करिए। और बहुमत परीक्षण के दौरान उन्होंने शर्तें रखी कि इस शर्त को पूरा करिए, आप विधानसभा स्थगित नहीं करेंगे, आप वॉइस वोट नहीं करेंगे, आपको गिनना पड़ेगा वोट, इस तरह की कुछ नई नई शर्तें रखी। और अगले दिन विधानसभा सत्र लगना था। तो इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि राजभवन से रात में 12 बजे चिट्ठी लिखी गई हो, राजभवन से रात में कभी 3 बजे चिट्ठी लिखी गई हो। तो ये चीजें चौंकाती हैं कि यानी कि डेमोक्रेसी चलती कैसे। रात में 1:30 बजे शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप उम्मीद नहीं करेंगे कि रात में 1:30 बजे कौन जागता है, मगर हम टीवी रिपोर्टर या हमारे कौम के पत्रकार जागते हैं और रात में वो कवरेज भी करते हैं। तो ये सारी कुछ घटनाएं थी। मगर मैं आपको बताऊं कि सबसे इस किताब का सबसे उल्लेखनीय चीज वही है, सबसे रोमांचक चीज वही है कि जब वो सारे विधायक, पहले तो वो सारे लोग मनेसर के उस आईटीसी भारत होटल में रुके जहां आज सचिन पायलट के विधायक रुके हुए हैं। वहां पे मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायक भी उसी होटल में जाकर रुके हुए थे। तो वहां का जो एक्शन ड्रामा हुआ वो इसमें बहुत जोरदार है कि जब जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह पहुंचे उस इतने बड़े होटल में, तो वहां क्या क्या हो रहा था, वहां कौन विधायक क्या कर रहा था, वो किस किस विधायक के कमरे में गए, उस विधायक के कमरे के अंदर क्या क्या हो रहा था, कैसे वो रामबाई के कमरे में घुस गए और बाहर सारे बीजेपी के लोग खड़े हुए थे, कैसे उन्होंने रामबाई से कमलनाथ जी की बात करवाई, कैसे जब वहां एक्शन होने लगा तो कैसे वहां अरविंद भदौरिया और जीतू पटवारी की तू तड़ाक तू मैं और गाली गलौच हुई। और कैसे फिर वहां पर रामबाई की लड़की ने सब देखा, जो बड़ी लड़की थी, तो उन्होंने कहा अम्मा चलो अपन को यहाँ नहीं रहना और इन लोगों के साथ चलो। तो फिर वो उनके साथ वापस लौट गई। कैसे वहां पे जब ये जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह बिसाहुलाल साहब के कमरे में घुसे तो वहां क्या क्या हो रहा था, वो किस मूड में थे बिसाहुलाल ने क्या क्या उनसे कहा कि तुमने मेरी खोज खबर ले ली, अब मैं यहाँ आ गया हूँ, तो वगैरह वगैरह जो सारी बातें हैं जो हमको हमारे लोगों ने बताई। उसके बाद फिर एक दूसरा पक्ष ये था कि जब ये सारे लोग बेंगलोर पहुंच गए, बेंगलोर के जिस रिसोर्ट में इनको रखा गया था, कोई एक रिसोर्ट नहीं था, ऐसे कई रिसोर्ट थे जहां इनको रखा गया था और लगातार इनने अपने वो सब बदले थे, ठिकाने बदले थे। वो ठिकाने भी बदले गए, वो कौन कौन से ठिकाने थे, उन ठिकानों में कैसे 22 दिन तक कैसे इन लोगों को रोका गया। और आप और हम भी किसी एक जगह रुकेंगे तो 1-2 दिन से में बोर हो जाते हैं, मगर इतने 22 लोगों को
22 दिन तक कैसे रोका गया, कैसे इनको एंटरटेन किया गया, कैसे इनके मन की भ्रांतियां दूर की गई, कैसे इनको जनता से काटा गया। मैं आपको एक किस्सा और बताऊं कि जब दिग्विजय सिंह जी अपना आखिरी मौका जानने के लिए जब पहुंचे कि वो एक दिन सुबह सुबह बेंगलोर पहुंच गए थे, तारीख में शायद इसमें वो तारीख भी होगी कि जब वो पहुंच गए थे, हाँ 18 मार्च को दिग्विजय सिंह बेंगलोर पहुंच गए थे सुबह सुबह कि मैं राज्यसभा का प्रत्याशी हूँ, अपने वोटरों से मिलने आया हूँ, वोटर से मुझे मिलने दिया जाए। तो ये बात अंदर बैठे लोगों को एक दिन पहले पता लग गई थी, तो उन्होंने 3 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग करवा दी थी। 3 किलोमीटर उस रिसोर्ट के पहले 3 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग करवा दी गई थी। और जब वो लोग वहां आए, उनका एक्शन चल रहा था, तो उस रिसोर्ट के अंदर के टेलीविजन बंद करवा दिए गए थे। रिसोर्ट में बैठे विधायकों को नहीं मालूम था कि बाहर क्या एक्शन चल रहा है। दिग्विजय सिंह को ये उम्मीद थी कि जब ये देखेंगे इतना एक्शन चल रहा है तो उनके परिचित विधायक बाहर आ जाएंगे, मगर यहाँ बीजेपी वाले भी अलर्ट थे कि नहीं, इनको बाहर के किसी चीज की हवा नहीं लगने देनी है। तो उन्होंने टीवी कनेक्शन काटे हुए थे। कैसे उन लोगों को, जब वो सब लोग रहे तो आजकल हर आदमी पास 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 फोन होते हैं, तो कैसे कांग्रेस खेमा अपने जो टूटे हुए विधायक उनसे कैसे बात करता था, किन नंबरों से बात करता था। और ये जो पूरे जो एक्शन में इन्वॉल्व लोग थे, बीजेपी के जो रणनीतिकार थे, कैसे उनके पास एक छोटा छोटा नोकिया का फोन हुआ करता था, एक अलग सीरीज का, जो एक खास नंबर से फोन आता था, वो उसी नंबर के फोन उठाते थे, उनको सब एक काम बताया जाता था। कैसे कौन कौन लोग थे जो इस पूरे काम को अंजाम दे रहे थे, कैसे मीटिंग होती थी, और फिर कैसे वहां पे एक टेलीफोन एक्सचेंज बनाया गया था। जब इनको एक रिसोर्ट में रुकाया गया था तो इन सबसे कह दिया गया था कि आप सारे फोन हमारे पास जमा कर दीजिए, और जो जरूरी फोन आपको करना है, घर परिवार, तो वो इस एक खास फोन से यहाँ से करिए। और उनको बताया गया था कि इस फोन की रिकॉर्डिंग होती है, तो कृपया कोई बदमाशी भी नहीं करिएगा। तो ये इस तरीके से सबकी घेराबंदी की गई थी, जो कि बड़ी बात है। यदि इसमें कांग्रेस असफल हुई, कांग्रेस सरकार गिरी, तो उसकी बड़ी वजह थी, जो मैं मानता हूं, कि वो बीजेपी की तगड़ी घेराबंदी थी। और इस घेराबंदी को भेद नहीं पाए ना कमलनाथ, ना दिग्विजय सिंह, और या कांग्रेस का कोई और रणनीतिकार। और यही सबसे बड़ी जीत थी कि जब उनको घेर लिया गया तो फिर वो वहां से निकल नहीं पाए, और निकले तो फिर वो ऐसे निकले कि सीधे जब सरकार गिर गई उसी के बाद भोपाल आ पाए। तो ये अंदर की बहुत सारी खबरें हैं जो हमने कभी रिपोर्ट नहीं की, जो कभी अखबारों में नहीं छपी, और जो इस किताब में आपको पढ़ने को मिलेगी। एक और मुझे याद आ रहा है कि आपने बताया था कि एक विधायक को पहले अलग रुकवाया गया था, एक विधायक थे जो बीच में छोड़कर आ गए थे, फिर बाद में वो वापस जाना चाहते थे। वो किस्सा क्या है? वो मैं उसको पुस्तक में पढ़ रहा था, उसको थोड़ा अच्छा। से बताएंगे? ये हाट पिपलिया के एक एमएलए हैं मनोज पटेल। मनोज पटेल जीतू पटवारी के मामा या चाचा के लड़के लगते हैं। तो मनोज पटेल की उम्मीद नहीं थी कि मनोज पटेल वो वाला खेमा ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि जीतू पटवारी से उनके बहुत करीबी रिलेशन थे। जीतू पटवारी ने उनको टिकट दिलवाया था, चुनाव कैंपेन किया था, और वो जीत के आए थे। मगर जब मनोज पटेल वहां चला गया, दरअसल इन तमाम जितने विधायक हैं जो लोग वहां पहुंचे थे, कई टुकड़ों में पहुंचे विधायक, एक झटके में सारे विधायक नहीं पहुंच गए। पहले 12, फिर 18, फिर ऐसे करके धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ी, 22 हो गई। तो कमलनाथ जी ने ये टास्क दिया था सब लोगों को कि जो विधायक जिसका करीबी हो वो उसके लोगों से बात करे। तो जीतू पटवारी का करीबी विधायक था मनोज पटेल, तो जीतू पटवारी को असाइन किया गया था कि मनोज पटेल को निकाल के लाओ। तो जीतू पटवारी की किसी तरह मनोज पटेल से बात हो गई, उसके परिवार के तहत से के संपर्कों के, क्योंकि ये सारे विधायक लोग अपने परिवार के लोगों से तो बात कर ही रहे थे, किस तरीके से बात कर रहे थे इस पे कांग्रेस नजर रख रही थी। और जब जीतू पटवारी इनके पिताजी, मनोज पटेल के पिताजी को लेके वो उस जगह पहुंचे बेंगलोर के रिसोर्ट में, तो चूंकि ये मनोज पटेल जीतू पटवारी के बहुत करीब थे, तो इनको उस खेमे में नहीं रखा गया था, उस रिसोर्ट में नहीं रखा गया था जहां पे बाकी सारे विधायक रखे गए थे। उनको लगा था कि ये ऐसा ना हो, ये प्लांट हो, ये अंदर अंदर की खबरें बाहर करने के लिए भेजा गया हो, तो उन पर शंका थी, तो इसलिए उनको दूर रखा गया था। मगर जब जीतू पटवारी वहां आए, किसी तरह घुसे, इनके पिताजी से बात हुई, और जब मनोज पटेल इनके साथ नहीं गया, तो लगा कि नहीं, मनोज पटेल हमारे साथ ही रहना चाहते हैं, खरे आदमी हैं, और जिस मकसद से हम इनको लाए हैं उसी मकसद के लिए वो आए हैं। तो फिर मनोज पटेल को उस जगह से मेन जगह पे रख लिया गया, और जीतू पटवारी और उनके पिताजी खाली हाथ लौट के आए। तो ये भी बड़ा रोचक किस्सा है। और एक विधायक जी थे जिनको हम सब शेरा, सुरेंद्र सिंह शेरा कहते हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा वहां से निकल के भागे थे, और जो बड़ा रिसोर्ट था वहां के पीछे के दरवाजे से निकल के वो भागे थे, और उनको कई दफा रोकने की कोशिश की, जब तक वो एयरपोर्ट पर नहीं पहुंचे कई दफा उनको रोका गया, और बड़ी मुश्किल से वो एयरपोर्ट तक पहुंचे, फिर यहाँ आए और भोपाल आए, कमलनाथ जी से मिले। फिर मालूम नहीं अचानक क्या हुआ कि
कुछ दिनों के बाद वो फिर वहीं पे बेंगलोर पहुंच गए। इस पूरे एपिसोड का सबसे मनोरंजक चीज ये थी कि लोग जो आ रहे थे वो यहाँ रुक नहीं पा रहे थे, वो वापस जा रहे थे। तो ये बड़ा एक रहस्य वाली चीज थी, जिसको मैंने कुछ इशारों में कहने की कोशिश की है कि जो विधायक आए वो फिर वापस क्यों गए। जब वो वहां से आए थे तो उनको रोक लेना चाहिए था, वो उनको रुक जाना चाहिए था, कांग्रेस खेमे में आ जाना चाहिए था, क्योंकि वो बीजेपी खेमे से छिटक के आए थे। मगर जब वो लौट के आ रहे थे, तब हमारे जो वहाँ के बीजेपी के रणनीतिकार थे उनसे जब बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि देखो ये जो जा रहे हैं ये हमारी रणनीति के तहत जा रहे हैं और ये सब वापस लौट के आएंगे। और देखिए वो बात सही भी हुई, वो सारे लोग वापस लौट के जुड़ गए उनसे। और ये कांग्रेस के रणनीतिकारों की बहुत बड़ी असफलता रही कि जो उनके पास वहां से इतनी मेहनत से आए वो फिर वापस चले गए, चाहे बिसाहूलाल सिंह हो, चाहे ये ऐदल सिंह कंसाना हो, चाहे वो सपा बसपा के लोग हों या और तमाम लोग हों। ऐसे 5-6 लोग जिनको ये लोग लेके आए फिर वापस चले गए। क्यों कांग्रेस उनको रोक नहीं पाई? क्या उनके पास ऐसा था जो फिर वापस चले गए? इस सारे सवालों के जवाब आपको इस किताब में मिलेंगे। जी ब्रजेश जी, क्या मैं एक जिज्ञासा थी मेरे मन में, एक दो पाठकों से भी मेरी बात हुई जिन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा था, उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि आपके पुस्तक के बारे में क्या राय है। तो मैं आपसे भी ये सवाल था मेरा, क्योंकि कुछ क्या ऐसा लगता है कि कुछ इंफॉर्मेशन और आप कलेक्ट करना चाहते थे और इस पुस्तक में देना चाहते थे जो नहीं मिल पाई, जो रह गई, क्या वो इंफॉर्मेशन कुछ आप शेयर कर पाएंगे हमारे साथ कि जो चीजें आप देना चाहते थे लेकिन नहीं मिल पाई? नहीं, अब जब मैं उसका अगला एडिशन लिखूंगा तो उसमें वो चीजें जरूर डालूंगा, क्योंकि बहुत मेरे सामने चुनौती थी कि किताब आए, जल्दी आए। क्योंकि देखिए किताब भी एक लंबी प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं होता कि एक दिन में तो लिखी नहीं जाती, उसके लिखने के लिए लंबा वक्त चाहिए होता है। उस दरमियान आपको बहुत सारी बातें करनी होती हैं, आपको चूंकि अपने काम भी करने होते हैं, परिवार के काम भी करने होते हैं, तो किताब एक लेखन प्रक्रिया है। और फिर किताब की जब पब्लिशर को भेजते हो तो उसके पास एक पूरी प्रोसेस होती है, फिर पब्लिशर से प्रिंटर के पास जाती है तो वो एक प्रोसेस होती है। तो इस पूरी प्रोसेस में करीब 2-2.5 महीने लग जाते हैं। और मेरे सामने चुनौती थी कि इस किताब को जल्दी से जल्दी लिखूं, जल्दी से जल्दी आए, क्योंकि ये अभी नहीं पढ़ी जाएगी तो फिर कभी नहीं पढ़ी जाएगी, क्योंकि ये कंटेम्परेरी लेखन है। ऐसा लेखन नहीं है जिसको लोग रख लेंगे और बाद में पढ़ेंगे इतिहास की किताब समझ के। मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी आए। तो इस दरमियान कुछ किरदारों से बात हुई, कुछ किरदारों से बात नहीं हो पाई। जब किताब की बात चली तो उन्होंने कहा तुमने हमसे नहीं मिले, मैं तुमको बताता। तो अब वो मुझे बहुत सारे किरदार मिलते जा रहे हैं जो वो अपनी किस्से बता रहे हैं। और मैं योजना बना रही हूँ कि जब ये किताब का एडिशन भी बहुत जल्दी खत्म होने को है, भगवान ने चाहा तो जब इसका दूसरा एडिशन में लाऊंगा तो कुछ नए पन्ने जोड़ूंगा। उस नए पन्नों में कुछ आपको और रोचक किस्से मिलेंगे जो मुझे अब जाके पता लगे। इस किताब की जो एक विशेषता है, वो एक विशेषता ये है कि इस पुस्तक ने बहुत सारी जिज्ञासाओं का समाधान किया, लेकिन बहुत सारी जिज्ञासाओं को पैदा भी किया, बढ़ा भी दिया, कौतूहल को बढ़ा दिया है। और इस पुस्तक ने एक बात और साबित की है पाठकों की, आमतौर पे जो इस तरह के राजनीतिक घटनाक्रम होते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें हमेशा छिपी हुई रह जाती हैं, जो सामने नहीं आती हैं। ऐसी कुछ चीजों को निकाल कर आप लाए तो लोगों की अपेक्षाएं बढ़ी। लोगों को अब ये लगने लगा कि जब बहुत सारी हॉर्स ट्रेडिंग की बात चल रही थी, बहुत सारी जो डील्स की बात चल रही थी, बहुत सारे संवाद हुए होंगे जो पॉलिटिशियंस के बीच में, तो कई बार ये जिज्ञासा जगाती है कि अरे वो संवाद भी अगर थोड़ा सा यहाँ आता, इन दोनों के बीच में क्या बात हुई होगी, हॉर्स ट्रेडिंग हुई तो किस तरह से हुई होगी। ये जो जिज्ञासाएं हैं ये भी कई बार लगती है कि अरे ये भी आ जाता है इस पुस्तक में तो कितना अच्छा होता, कितना बेहतर होता। तो कई लोगों से मेरी बातचीत हुई, तो इसलिए मैंने ये सवाल आपसे किया कि क्या उम्मीद करें कि इसका जो अगला एपिसोड आएगा, जो अगला उसमें शायद इस तरह के सवालों के जवाब। जी नहीं निश्चित ही ये सारे सवाल मेरे मन में भी थे। मगर देखिए इनको लिखने का अपने खतरे होते हैं। दरअसल एक किताब एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जिसको कभी भी चैलेंज किया जा सकता है। तो मैं नहीं चाहता था कि इस किताब को लिखने के बाद मैं और मेरा प्रकाशक किसी भी प्रकार के मानहानि के मुकदमे झेले क्योंकि ये सब एक बड़ी दुधारी तलवार होती है। और देखिए हम लोग तो जर्नलिस्ट हैं, हम लोग जानते हैं कि किस चीज को कितना लिखना चाहिए, कितना नहीं लिखना चाहिए, जानते सब कुछ है। मगर किसी को कितना खोला जाए, किसी की मानहानि ना हो, किसी पे हम कीचड़ ना उछालें जब तक कि हमारे पूरे सबूत और पूरे तथ्य ना हो। आप भी जानते हैं कि ये सारी चीजें बहुत गोपनीय और बहुत गुप्त होती हैं। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो 22 किरदार है ना, 22 एमएलए हैं और हर एमएलए की एक अलग कहानी है। हर एमएलए को जब अंदर अपने इस खेमे से उस खेमे में लाया गया तो उसकी हर एमएलए की अपनी अलग अलग कहानी है। तो यदि मैं पूरे 22 एमएलए की अलग अलग कहानी तलाशने लग जाता तो उसमें मुझे बहुत लंबा वक्त लग जाता और बहुत बड़ी किताब हो जाती जो पढ़ी भी नहीं जाती। फिर दूसरी बात कि ये जो
अंदर की जो डीलिंग होती है ये बहुत आप जैसे मैं आपको बताऊं कि मैंने चुनाव पे 2 किताबें लिखी हैं, 2000 चुनाव राजनीति रिपोर्टिंग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013 और चुनाव है बदलाव का मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018। तो इस चुनाव के दरमियान भी मैंने जो लिखा, तो उस दरमियान एक सबसे बड़ी रोचक बात क्या होती है कि चुनावी खर्च क्या होता है, चुनावी खर्च कैसे होता है, पार्टी अपने प्रत्याशियों को कैसे फंडिंग करती है और कैसे फंड उन तक पहुंचता है, कैसे उस फंड को खर्च किया जाता है। ये पूरे देश के चुनावी प्रक्रिया का सबसे रोचक और सबसे गोपनीय हिस्सा होता है कि जो पार्टियां अपने कैंडिडेट्स को पैसा देती हैं वो कैसे देती हैं, वो पैसा कैसे पहुंचता है। आपने देखा होगा कि चुनाव के समय खूब चेकिंग होती है और बहुत सारा पैसा पकड़ाया जाता है, मगर वो पैसा आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी कैंडिडेट का पकड़ाया। ये आप और हम सब जानते हैं कि आजकल छोटे छोटे चुनाव 1-1, 2-2 करोड़ में लड़े जाते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, मगर जो सीमा होती है वो 35 लाख रुपए की है। वो 35 लाख तो कुछ नहीं होते, आप और हम सब जानते हैं, मगर वो 1 करोड़ कैसे खर्च किए जाते हैं, ये हमारे चुनावी सिस्टम की कमजोरी है। तो पूरे चुनावी लेखन के दौरान सबसे रोचक चीज होती है जिस पे बहुत कम लिखा जाता है या जो बहुत कम जानकारी में आता है, वो फंडिंग, इलेक्शन फंडिंग, कि कैसे इलेक्शन में फंडिंग की जाती है, कैसे पैसा आता है, कैसे पैसा खर्च होता है। तो ये डीलिंग वाली भी बहुत कुछ वैसे ही है। एक इलेक्शन ये भी फंडिंग का तरीका होता है कि कैसे विधायकों को तोड़ा जाए, कैसे विधायकों को अपने खेमे में लाया जाए, मगर इसका कोई लिखत पढ़त नहीं होता। ये केवल मौखिक बातें होती हैं, सुनी सुनाई बातें होती हैं और एकदम 1 to 1 होता है। दाएं हाथ को मालूम नहीं होता कि बाएं हाथ को क्या किया जा रहा है, कितना पैसा दिया जा रहा है, क्यों दिया जा रहा है, कहाँ दिया जा रहा है। तो इस सब में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं और बहुत गुप्त तरीके से चलता है। तो यदि इस पर लिखा जाए तो एक बर्रे के छत्ते को छेड़ने के समान होगा और बाद में यदि वो आदमी आपत्ति करे तो एक लेखक, प्रकाशक, सब लोग मानहानि, और आजकल बहुत आसान होता है किसी को परेशान करने के लिए कि आप मानहानि का मुकदमा कर दीजिए। मुकदमा चलता रहता है, लंबे समय तक चलता रहता है और निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता। मानहानि साबित करना बहुत मुश्किल होता है, मगर किसी आदमी को परेशान करने का सबसे आसान तरीका होता है मानहानि का मुकदमा कर दो। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता था इस किताब के साथ ऐसी झंझटें जो है। हाँ, बहुत सारी बातें मुझे मालूम है, मगर उन चीजों की कुछ लिखत पढ़त या कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं। यदि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंटेशन होता तो मैं इन चीजों को जरूर लिखता, मगर आप जानते हैं सब चीजें बहुत 1 to 1 मार्किंग में होती हैं, तो ये सारी चीजें रहस्य होती हैं और रहस्य को रहस्य ही रहने दिया जाता है। नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ आपकी कठिनाइयों को और जो चुनौतियां हैं उसमें। और एक बात और, जब ये पूरा घटनाक्रम चल रहा था और उस घटनाक्रम के दौरान बार बार मैंने देखा कि कई लोगों को मैंने ये कहते सुना कि जो दूसरे राज्यों में होता था वो मध्य प्रदेश में हो रहा है, और उसको आपने पुस्तक में उसी को पूरे घटनाक्रम को विस्तार से लिखा है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस घटनाक्रम के बाद जो राष्ट्रीय राजनीति है उसमें मध्य प्रदेश की जो एक राजनीतिक छवि है उस पर कुछ फर्क पड़ा है या उसमें कुछ बदलाव आया है? क्या आपको ऐसा दिखाई देता है, या पुरानी छवि कैसी थी और अब नई छवि कैसी बन रही है? अगर बदलाव है तो थोड़ा इसके बारे में अगर थोड़ा बता पाएं। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको हम पत्रकार हैं और पत्रकार क्या होता है कि जो आज का जो लेखन है पत्रकारिता का वर्तमान लेखन है वो आने वाले कल का इतिहास होता है। तो मैं आपको फिर 52 साल पीछे ले जाऊं। मध्य प्रदेश में 1967-68 में ऐसा ही दौर आया था जब हमारे मुख्यमंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्र, डीपी मिश्र, और उनकी सरकार ऐसे ही गिराई गई थी। 1967 में विजय राजे सिंधिया की अगुवाई में गोविंद नारायण सिंह मुख्यमंत्री से नाराज थे, जैसे आज सिंधिया नाराज हुए कमलनाथ से। गोविंद नारायण सिंह साहब डीपी मिश्रा से नाराज हुए और उसके बाद उनकी नाराजगी को हवा दी राजमाता सिंधिया ने, और फिर बड़ी संख्या में कांग्रेस के एमएलए टूट के इस तरफ आ गए और एक संविध सरकार बनी जिसके मुख्यमंत्री गोविंद नारायण सिंह बने। तो आप देखिए इतिहास कैसे अपने आप को दोहराता है। 52 साल पहले भी ऐसी घटना हुई थी। उस वक्त भी जो सिंधिया परिवार था एक इंस्ट्रूमेंटल था इस पूरी सरकार गिराने में, और अब जब 2020 में जब सरकार गिरी है तब भी सिंधिया परिवार का एक अहम रोल रहा है सरकार को गिराने में। तो कैसे इतिहास अपने आप को दोहराता है वो बताने का जिम्मा हम पत्रकारों का होता है, क्योंकि हम लोग पुरानी बातें भी याद रखते हैं, नई बातें भी याद रखते हैं और आने वाली कल की बात भी प्रिडिक्ट करते हैं। ये किताब इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज राजस्थान में भी ये हो रहा है और मैं मानता हूँ कि छत्तीसगढ़ में भी ऐसा होगा, क्योंकि ये सरकारें अपदस्थ करने का एक आसान सा जरिया दूसरी पार्टी ने निकाल लिया है कि किस तरीके से सरकारें गिराई जानी है, किस तरीके से अपदस्थ की जाती है, और जो ताकतवर होता है वो
कमजोर पे लगातार हमले करता रहता है। आप जानते हैं कि राजनीति में तमाम चीजें सब जायज होती हैं और ये लोकतंत्र की कमजोरियां हैं, मगर उन कमजोरियों के साथ लोकतंत्र को जीना होता है। फिर आपने बात की मध्य प्रदेश की छवि की। मध्य प्रदेश हमारे एक शांति का टापू रहा माना जाता है। कभी इस तरह की घटनाएं बहुत कम होती हैं। इतने मध्य प्रदेश के इतने साल के इतिहास में आपको एक ही घटना का जिक्र कर पाया कि उस दरमियान ऐसा हुआ था। मगर यदि हम हरियाणा देखें, यदि हम उत्तर प्रदेश देखें, यदि हम झारखंड देखें, राजस्थान की बात तो नहीं करूंगा, मगर और तमाम राज्यों में हम यदि आंध्र प्रदेश देखें, तमिलनाडु देखें, तो वहाँ ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। वहाँ हर सरकार कई बार आती है, जाती है, आती जाती है, मगर मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं होता। और मध्य प्रदेश में अभी हमने देखा कि पिछला बीजेपी का शासनकाल 15 साल का रहा लगातार। उसके पहले 10 साल का दिग्विजय सिंह का शासनकाल था। उसके पहले भी 5-5 साल के शासन मिलते रहे। तो हमारे मध्य प्रदेश में एक राजनीतिक स्थिरता हमेशा बनी रहती थी। मगर लंबे समय बाद ऐसा हुआ कि अस्थिरता का दौर हुआ जो अभी तक चल रहा है। ये सरकार कितने दिन चलेगी, आप भी इसी का जिक्र कर रहे थे, मैं भी इसी का जिक्र कर रहा हूँ कि वो अस्थिरता और वो एपिसोड अभी लगातार चल रहे हैं कि अब तक 26 और अब तक 56 मुझे ना कहना पड़े, अगली किताब मुझे ना लिखना पड़े कि अब तक 56 विधायक टूट के आ गए। तो अभी तक तो अब तक 26 है। तो ये एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर चल रहा है, चलेगा। और इस अस्थिरता में आप जानते हैं कि अस्थिरता के पीछे इंस्ट्रूमेंटल क्या क्या होता है। अस्थिरता के पीछे जो इंस्ट्रूमेंटल होता है, अस्थिरता पैदा की जाती है ताकत से, अस्थिरता पैदा की जाती है अपराध से, अस्थिरता पैदा की जाती है पैसों से। तो ये पैसों का गठबंधन, ताकतवर लोगों का गठबंधन जब होता है तो ऐसी सरकारें अस्थिर होती हैं, सरकारों को अस्थिर किया जाता है। और जो अस्थिर सरकार के बाद एक कमजोर सरकार बनती है। फिर उस कमजोर सरकार से फिर जो नेता, ठेकेदार और डीलर, उन सबकी अपनी बहुत अपेक्षाएं होती हैं और फिर वो अपने अपने तरीके से उस सरकार को चलाने की कोशिश होती है, जो हम प्रदेश की जनता के लिए एक अच्छी बात नहीं होती। क्योंकि हम प्रदेश की जनता तो एक चाहते हैं कि हमारे नेता में एक विजन होने चाहिए, सरकार में एक स्थिरता होनी चाहिए और सरकार जो चले विजन के साथ चले, अच्छे से साथ चले और विकास का एक विजन लेके चले। मगर जब अस्थिरता का दौर चलता है तो भुगतना हम प्रदेश की जनता को पड़ता है। अब शिवराज जी से बड़ी उम्मीदें हैं, देखें वो सरकार कैसे चलाते हैं। तो मध्य प्रदेश की छवि निश्चित है कि नुकसान पहुंचा उसको, छवि को। मध्य प्रदेश की राजनीति कभी पैसों का इतना दौर नहीं चला है जो इस दरमियान चला है। पैसों की चर्चा अब हमारा मतदाता कर रहा है, अब बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं, नेता लोग एक दूसरे पर सरेआम आरोप लगा रहे हैं, इतने पैसे लिए गए, उतने पैसे लिए गए। तो निश्चित ही हमें मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए ये अच्छी बात नहीं है। तो छवि को एक नुकसान तो पहुंचा है। जी, दूसरा एक आपने और अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ का जिक्र भी आपने किया और मुझे लगता है कि जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से मीडिया में घटनाक्रम धीरे धीरे हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं उसके बारे में, तो निश्चित रूप से आपकी पुस्तक इन संदर्भों में और अधिक प्रासंगिक हो जाएगी कि शायद लोगों के मन में जिज्ञासा हो कि इन घटनाक्रम से, इस पूरे वाकये से शायद कुछ वहाँ की चीजों को देखने और समझने की कोशिश करें। तो आपको क्या कुछ समानताएं दिखाई देती हैं इन तीनों राज्यों को, अगर हम इसके संदर्भ में अगर बात करें, या कुछ अलग ढंग से आपको वहाँ विश्लेषण करते हैं उसका? नहीं, बिल्कुल पूरी समानता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत आसान है किसी नाराजगी को हवा देना। राजस्थान में 2 नेताओं ने आगे बढ़ के चुनाव लड़ा, मध्य प्रदेश में 2 नेताओं ने आगे बढ़ के चुनाव लड़ा, छत्तीसगढ़ में 2 नेताओं ने आगे बढ़ के चुनाव लड़ा। इन दोनों नेताओं में से मुख्यमंत्री का पद एक ही होता है, तो एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद दिया गया, दूसरे आदमी से धीरज रखने को कहा गया। तो यहाँ ज्योतिरादित्य सिंधिया को धीरज रखने को कहा गया, राजस्थान में सचिन पायलट को धीरज रखने को कहा गया, और वहां पर जो हमारे सिंहदेव साहब हैं छत्तीसगढ़ में, उनसे धीरज रखने को कहा गया। मगर धीरज किसी के पास नहीं है राजनीति में। मैं मानता हूँ कि राजनीति असीम धीरज का खेल है, मगर जो बड़ा लीडर होता है उस पर धीरज ही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है। तो जैसे यहाँ पे सिंधिया की नाराजगी को हवा दी कांग्रेस ने, और सिंधिया के चलते इतना बड़ा सरकार गिर गई। वहां पे राजस्थान में अब सचिन पायलट साहब की नाराजगी को हवा दी बीजेपी ने। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के बागी विधायकों को गुड़गांव के उस आईटीसी ग्रैंड भारत होटल में रुकवाया गया था, वैसे ही आज सचिन पायलट के 18 से 20 विधायक वहां रुके हुए हैं। और अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ के विधायकों को भी वहां रुकवाया जाएगा। तो देखिए कैसे सारी चीजें एक जैसे प्ले होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये मध्य प्रदेश में जो हुआ वो बीजेपी का प्लान ए और प्लान बी
दोनों प्लान के तहत इतनी बड़ा सत्ता परिवर्तन हुआ, क्योंकि मैं मानता हूं कि सत्ता ना तो आसानी से जाती है ना आसानी से आती है। तो ना तो जाना, सरकार को गिराना आसान है, ना सरकार को दोबारा बनाना आसान है, क्योंकि जो लोग सरकार में होते हैं वो ना तो सरकार को जाने देते हैं, ना ही नए लोगों को आने देते हैं। तो बीजेपी का प्लान ए था जिसमें वो विधायकों को लेके आ रहे थे, मगर जब ये प्लान गड़बड़ाया तो उन्होंने प्लान बी चला। उस प्लान बी में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री होती है और फिर प्लान ए और बी मिलके 22 विधायक हो गए, जिसके चलते मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिर गई। मैं मान रहा हूं कि अभी राजस्थान में बीजेपी का प्लान ए चल रहा है। उन्होंने एक राजस्थान के एक बड़े नेता को हवा दी, उसको उस गठबंधन से अलग किया, यहाँ पे ले आए, गुड़गांव ले आए, यहाँ वो अपने विधायकों के साथ डेरा डाल के बैठा है। मगर निश्चित ही उनके पास एक प्लान बी भी होगा। यदि प्लान बी भी जुड़ जाएगा तो बहुत कुछ राजस्थान में वैसे ही होगा जैसा मध्य प्रदेश में हुआ है। तो अब हमको इंतजार करना पड़ेगा कि वहां प्लान बी बीजेपी का कब शुरू होता है, या सचिन पायलट ने अब और क्या सोच रखा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी जब शुरुआत के दौर में जब विधायक गए थे तो विधायक लग रहा था कि विधायक लौट आएंगे, और विधायक लौट के आए भी थे, मगर वो तो बीजेपी ने अपना प्लान बी चल दिया, सिंधिया की एंट्री करवा दी। अदरवाइज तो प्लान ए बीजेपी का फेल हो गया था। तो मेरा मानना है कि राजस्थान में भी अब प्लान बी शुरू होगा और फिर वैसा ही कुछ होगा जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ था। और छत्तीसगढ़ के लिए हम तमाम लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। और मेरी किताब जो अभी ज्यादा पढ़ी जा रही है और जो प्रासंगिक है, उसकी एक बड़ी वजह वही है कि राजस्थान में वैसा घट रहा है जैसा मध्य प्रदेश में घट चुका है। तो लोग उसको उस नजरिए, उस आईने से भी इस किताब को देखने की कोशिश कर रहे हैं। पुष्पन जी। जी, निश्चित रूप से। एक मेरा थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में एक सवाल था मेरा कि हमारा जो देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हम मानते हैं, और हमारी डेमोक्रेसी पर हमें गर्व है, लोकतंत्र पर, और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए हमेशा सभी ने, जनता के स्तर पर भी और पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, हर क्षेत्र में हमने डेमोक्रेसी की हमने बात की है, उन वैल्यूज को स्थापित करने के लिए। और मुझे लगता है कहीं यही भाव आपके अंदर भी था कि आपने अपनी पुस्तक को उस जनता को समर्पित किया है जिसकी लोकतंत्र में अगाध आस्था है। और मैं देखूंगा कि अगर इसको थोड़ा और हम देखें तो हमारे एक जो वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं रवीश कुमार जी, उन्होंने भी जो है डेमोक्रेसी के जो एक बड़ा फैक्टर है फ्रीडम ऑफ स्पीच, उस पर उन्होंने जो है कहना ही एक पुस्तक उनकी आई थी जिसमें उन्होंने किस तरह से फ्रीडम ऑफ स्पीच और सार्थक संवाद, इनकी जो गुंजाइशें कम हो रही हैं, जो समाज में परिवर्तन हो रहे हैं, इसको उन्होंने रखा था। और यहाँ तक नहीं कि अगर राजदीप सरदेसाई जी की उस पुस्तक का जिक्र करें जिसमें उन्होंने लिखा था डेमोक्रेसी 11, और उन्होंने बिल्कुल लिखा था कि जो है कि जो हमारा जो ग्रेट इंडियन क्रिकेट है उसकी स्टोरी उसके माध्यम से, और वहां भी उन्होंने 11 क्रिकेटर्स थे, उसके माध्यम से उन्होंने कैसे उन्होंने डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक वैल्यूज को कैसे प्रमोट किया, जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम आज वहां तक पहुंची। और उन्होंने उस हर बड़े क्रिकेटर सुनील गावस्कर और जो उनके पिताजी दिलीप सरदेसाई और मंसूर अली खां पटौदी, अजरुद्दीन और सौरभ गांगुली, पूरी जो एक श्रृंखला है, कपिल देव, बिशन सिंह बेदी से लेके और राहुल द्रविड़ और आज के प्रेजेंट जो क्रिकेटर हैं उन तक। तो मुझे लगता है कि क्या इस सब पूरे घटनाक्रम के संदर्भ में, आपकी इस पुस्तक के संदर्भ में, हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं उन सबको आप किस तरह से देखते हैं और उसका भविष्य किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं एक अच्छी किताब आई है मेरे पास भी पुष्पन जी, चुनाव की सारी किताबों का बहुत अच्छा मैंने संग्रह करने की कोशिश की है। आपने प्रणव रॉय किताब का विद द वर्डिक्ट की बात की, मेरे पास प्रणव रॉय की एक सबसे पहली किताब है इंडिया डिसाइड। उनकी पहली चुनाव पे किताब थी इंडिया डिसाइड, बहुत माने पहली कोई किताब थी मध्य प्रदेश, वो देश में चुनाव पे लिखी गई थी। तो चुनावी लेखन मेरा बड़ा प्रिय विषय रहा है। और तो तमाम, और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब 2014 में मोदी जी चुनाव जीतने के बाद जब पहली दफा बीजेपी दफ्तर गए थे तो उन्होंने जो वहां से स्पीच दिया था उसमें उन्होंने कहा था कि देश में चुनाव कितनी बड़ी प्रोसेस होता है, कितनी बड़ी प्रक्रिया होती है, उस चुनाव में कितने लोगों का श्रम, एनर्जी, पैसा लगता है, और कैसे हमारे देश में लोकतंत्र में एक सत्ता परिवर्तन कितनी स्मूथली होता है बिना कोई खून खराबा हुए, बड़ा स्मूथली एक पार्टी से दूसरी पार्टी का सत्ता चली जाती है, कोई हो हल्ला शोर शराबा नहीं होता, सिर्फ चुनाव के चलते। तो चुनाव इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, एक महत्वपूर्ण पहलू होता है हमारी डेमोक्रेसी का। तो इसलिए चुनावी लेखन हम सब पत्रकारों के लिए बहुत रुचि का विषय तो होता ही है। और जो डेमोक्रेसी है, निश्चित ही हम लोग उस डेमोक्रेसी को बहुत करीब से देखते हैं। और जो
डेमोक्रेसी में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और आप मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि हम जो पत्रकार लोग हैं, और लोग कहते हैं आप तो बहुत बड़े आदमी हो, बहुत ताकतवर आदमी हो, कुछ भी कर सकते हो, तो मैं लोगों को बताता हूँ कि भाई हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। जो जर्नलिस्ट है उसके पास कोई कोई विशेषाधिकार नहीं है। संविधान में कहीं कुछ उसके लिए कोई अलग लाइन नहीं लिखी गई है। यहाँ को यदि ढेर सारे पत्रकारिता के विद्यार्थी भी मुझे सुन रहे होंगे तो वो इस चीज को लिख लें कि आप भी पत्रकारिता के प्रोफेसर रहे हैं पुष्पेन जी, तो आप भी बताते होंगे कि जो कुछ है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उस धारा के तहत जो एक आम आदमी को अधिकार मिले हैं, वही अधिकार एक पत्रकार को मिले हैं। पत्रकार के लिए संविधान में या कानून की किताब में कोई अलग से लाइन नहीं है कि पत्रकार को ये करने की छूट होगी और ये वो करेगा तो उस पर पुलिस या कोई आपत्ति नहीं कर सकता। तो जो एक आम आदमी को अधिकार है वो एक पत्रकार को अधिकार है, जो एक आम आदमी को अभिव्यक्ति का अधिकार है वो एक पत्रकार को भी अभिव्यक्ति का अधिकार है। उसी के तहत उसी के इर्द गिर्द वो सारी बातें कहता है। हम लोग लेख लिखते हैं, टेलीविजन पे बोलते हैं और किताबें लिखते हैं। तो ये जो डेमोक्रेसी पे अब जो खतरे बढ़ गए हैं, जो आप भी जानते हैं कि जो ट्रोल आर्मी है, यदि हम कुछ लिखते हैं, यदि मैं फेसबुक पर कुछ लिखता हूँ, सरकार की आलोचना लिखता हूँ, तो लोग मुझे कहते हैं कि आप में रवीश कुमार की आत्मा आ गई, पुण्य प्रसून वाजपेयी आपके अंदर से प्रकट हो गए। तो इस टाइप से लोग धमकाने लगते हैं। तो एक जो ट्रोल आदमी है, ट्रोल करने वाले जो लोग हैं, और ये सब पेड लोग हैं, ये इन सबको छोड़ दिया जाता है कुछ लोगों के खिलाफ कि वो अब आगे ना लिखें। तो मैं मानता हूँ इस समय सबसे बड़ा खतरा है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का खतरा है हम तमाम लोगों को। आम आदमी तो बहुत बोल नहीं पाता, मगर हम कुछ लोगों को जो मंच मिला हुआ है, हमारे टीवी चैनल, हमारे अखबार, तो उन पे खतरे बढ़ते गए हैं कि हम लोग को हम सच बहुत ज्यादा बहुत बोलने से पहले अब कई बार सोचना पड़ता है, लिखने के पहले कई बार सोचना पड़ता है कि ऐसा ना हो इसका गलत अर्थ लगाया जाए। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम पत्रकारों को एक पत्रकार की नजर से ही देखा जाता था, वैसे ही सम्मान दिया जाता था। मगर अब आधे लोग हम लोगों पे कीचड़ उछालने का काम करते हैं कि अरे ये तो कांग्रेसी हैं, अरे ये तो बीजेपी हैं, अरे ये तो ऐसे ही लिखेंगे, आपने वो वैसा किया था, आपने वो ऐसा किया था। जबकि हम लोग रिपोर्टिंग करते हैं, उस वक्त जो घटना हुई उसको उस अंदाज में पेश करते हैं। उस घटना के कई पहलू होते हैं, जैसे कि आप भी जानते हैं कि सत्य के कई पहलू होते हैं। इस तरफ से देखो तो वैसा सच होता है, उस तरफ से देखो तो वैसा सच होता है। तो हम लोग तो एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ जो सच हमारे सामने आया उसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। तो वो सारी चीजें होती हैं। और मैं आप लोगों से कहूंगा एक अच्छी किताब आई है, डेमोक्रेसी डाई, हाउ डेमोक्रेसी डाई। एक दो अमेरिकन राइटर की किताब है। उसमें उसने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कि कैसे दुनिया के कई देशों में डेमोक्रेसी खत्म हुई है। तो उस डेमोक्रेसी खत्म कैसे होती है? डेमोक्रेसी एक झटके में खत्म नहीं हो जाती। एक तो खत्म होने का तरीका इमरजेंसी लगाने वाला हुआ था, जो हम सब लोगों ने 1975 में देखा था। मगर वो इंदिरा गांधी भी उस हमारे डेमोक्रेटिक राइट को 2.5 साल से ज्यादा खत्म नहीं कर पाई थी। आखिरकार वो भी एक लोकतांत्रिक देश में जन्मी थी, पली बड़ी थी, तो उन्होंने 2.5 साल में उस इमरजेंसी को खत्म कर दिया और फिर से डेमोक्रेटिक सिस्टम में आ गई थी। तो बड़ी बात वही है कि जो डेमोक्रेसी धीरे धीरे खत्म होती है। और कैसे खत्म होती है? सबसे पहले अभिव्यक्ति की, बोलने वालों पे पाबंदियां लगाई जाए, बोलने वालों पे कीचड़ उछाला जाए, और बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उस किताब में बहुत सारे किस्से लिखे गए हैं। तो मगर मैं चूंकि हम लोग अभिव्यक्ति की से जुड़े हुए लोग हैं, तो हम लोगों को अभी डर उसी बात का है कि बोलने और लिखने के पहले कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आजकल लोग बहुत आसानी से आपको तमगा और थप्पा लगा देते हैं। जो इवन अब तो कुछ जनता भी कहती है कि हमारी सरकार इतने अच्छे काम कर रही है, आप उसको क्यों नहीं दिखाते? जबकि हम वो नहीं है। अच्छा काम दिखाने के लिए एक सरकारी सिस्टम है। हम तो सरकार की उस अच्छे काम की जो कमियां हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम होता है उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं, हम लोग उस कमियों को दिखाने वाले लोग हैं। हम लोग उस जनता को जो चीज नहीं पहुंच रही है, उस जनता की बात कहने वाले लोग हैं। ये जनता को समझना होगा और हमें समझाने की बार बार कोशिश करते हैं। खिलाफ नहीं है, हम किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, हम तो उस जनता के साथ हैं जिसको उसका वाजिब हक नहीं मिल रहा है। तो ये एक बड़ा खतरा है जो आने वाले दिनों में और गहराएगा। मगर फिर भी हमको इससे जूझना पड़ेगा, इससे लड़ना पड़ेगा, और सबके बीच में इसके साथ काम करना पड़ेगा। जी तो एक और मैं सोच रहा था कि हमारे जो देश के जो बड़े बड़े राज्य हैं, जिसमें हम देखते हैं कि बिहार है, उत्तर प्रदेश है, और जहाँ राजनीतिक जागरूकता बहुत ज्यादा है और बहुत सक्रिय रूप से लोग सहभागिता करते हैं इलेक्टोरल प्रोसेस उसमें, तो दुनिया के देश के जो अलग अलग राज्य हैं, उनकी जो राज्य की जो राजनीति है, उनकी जो वहाँ का जो एक माइंडसेट है, जो एक वोटर की जो एक साइकोलॉजी है, उस पर मैं देखता हूँ कि बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई हैं, बहुत सारी पुस्तकें सामने आई हैं और बड़ा अच्छा विश्लेषण वो प्रस्तुत करती है उन राज्यों की जो एक
वहाँ की जो राजनीतिक मुद्दे हैं उन सब के बारे में। पर मध्य प्रदेश में थोड़ा इस तरह का हमें अभाव दिखाई देता। अगर आपकी पुस्तकों को अगर हम जिक्र कर लें, या एक हमारे गिरजा शंकर जी सीने जिन्हें उनकी एक पुस्तक थी मध्य प्रदेश आम चुनाव, अगर ऐसी कुछ पुस्तकों को अलग कर दें तो हमें बहुत ज्यादा पुस्तकें हमें दिखाई देती हैं और बहुत ज्यादा विश्लेषण हमें मध्य प्रदेश की जो एक राजनीति है उसको, एक उसके वोटर की जो साइकोलॉजी है, यहाँ के जो मुद्दे हैं उनका, उसमें जो समय के साथ जो एक परिवर्तन हुआ उसके जो विश्लेषण है, उनके जो बदलाव हैं, उन पर ऐसा कम दिखाई देता। तो इसकी क्या वजह आपको लगती है कि क्या इसमें और हमारे पत्रकार मित्रों को आगे आना चाहिए या कैसे, क्योंकि इसकी समझ भी विकसित करना मुझे लगता है कि बहुत आवश्यक है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत वाजिब सवाल उठाया। देखिए, जो मेरी पहली किताब थी चुनाव राजनीति रिपोर्टिंग मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2013, तो उसको पढ़ने के बाद रवीश कुमार ने लिखा था कि हर राज्य का चुनाव अलग अलग होता है। कोई जरूरी नहीं कि मध्य प्रदेश में जिस अंदाज में चुनाव लड़ा जाता हो राजस्थान में वैसा होता हो या दक्षिण के राज्यों में वैसा होता हो। हर राज्य का एक अलग मूल चरित्र होता है और उस मतदाता का अलग चरित्र, अलग सोच, अलग मुद्दे होते हैं। तो हमारे देश की यही बहुलता की खूबसूरती है कि हर राज्य के मुद्दे अलग होते हैं, हर राज्य के वोटर की समझ अलग होती है, हर राज्य को वोटर को लुभाने के या उससे बात करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो हर राज्य का चुनाव एक अलग रंग का, अलग ढंग का होता है। पर मध्य प्रदेश में जो हमने देखा, जो मेरे गजय शंकर जी से ही बात होती, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की राजनीति का कोई एक चरित्र उभर के नहीं आया है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी भी ये बात बोलते रहे कि मध्य प्रदेश के लोगों का एक खास चरित्र नहीं है। बिहार के लोगों का एक चरित्र है, राजस्थानियों का एक चरित्र है, उत्तर प्रदेश के लोगों का एक चरित्र है, मगर हम मध्य प्रदेश के लोगों का एक कोई खास चरित्र नहीं है। हम लोग बहुत आम फहम से लोग हैं और जिसका कोई अपनी पहचान नहीं है। इसलिए उन्होंने शिवराज जी ने एक मध्य प्रदेश गान शुरू किया था कि हम अपने मध्य प्रदेश की बात करें, हम अपने आप को मध्य प्रदेशी कहलाएं। तो हम दरअसल मध्य प्रदेश को एक राज्य नहीं है। आपने इतिहास पढ़ा है तो मध्य प्रदेश कैसे अलग अलग राज्यों को जोड़ के मिलके एक राज्य बना है। और ना तो यहाँ कोई भाषाई विविधता है कि उस भाषाई विविधता के दम पे हम अपना मध्य प्रदेश की पहचान बनाएं जो और राज्यों की है। तो ये मध्य प्रदेश के साथ हमेशा से कमी रही है। मगर हाँ, अब चूंकि मध्य प्रदेश का एक समृद्ध इतिहास है, लंबा वक्त हो गया है, ऐसे नेता हो गए हैं जिन्होंने राष्ट्रीय राजनीति पे अपनी पहचान बनाई है, तो और उन सबको जोड़ के निश्चित इस पे लिखा जाना चाहिए। और मैं आपने जो बात कही उसका जरूर ध्यान रखूंगा कि अब इन तमाम चीजों पे भी लिखा जाना चाहिए। अब तक हम लोग जो लिखते हैं चुनाव के मौकों पे ही लिखते हैं, मगर जैसे इस बीच में ये किताब आ गई, मैंने तो सोचा था कि 2013 के बाद 18 में तभी लिखूंगा जब सरकार बदलेगी, और सरकार बदली। इसलिए मेरी किताब का नाम था चुनाव है बदलाव का, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018। जब उस किताब का विमोचन हुआ था, कमलनाथ जी ने किया था, तो मैंने कहा था कि मेरी कांग्रेस को चुनौती है कि अब मुझे अगली किताब ना लिखना पड़े, कि अब मैं यदि 2023 में चुनाव सरकार बदलेगी तब लिखूंगा चुनाव है बदलाव को, अदरवाइज मैं नहीं लिखूंगा किताब। मगर मुझे क्या मालूम था कि मुझे 15 महीने बाद ही ये किताब लिखने का मौका मिल जाएगा। मगर आपने सही फरमाया, अब बीच बीच में कभी हम लोग मौका देखेंगे कि उस चीज पे भी किताबें लिखी जाएं, मध्य प्रदेश का वोटर का चरित्र, मध्य प्रदेश के अपने लोगों का चरित्र, और जो मध्य प्रदेश के लोगों की सोच है उस पर भी जरूर लिखा जाना चाहिए और जरूर लिखा जाएगा। मुझे लगता है कि जो और लोग हैं मध्य प्रदेश के बारे में लिखेंगे, क्योंकि हम तो टेलीविजन रिपोर्टर हैं, बहुत कम वक्त मिल पाता है। फिर भी जो वक्त मिलता है, तो चूंकि रिपोर्टिंग का इतना बोझ होता है और रिपोर्टिंग के दरमियान इतना कुछ मिल जाता है हमको, तो उसको हम लोग पहले अखबारों में लिखते हैं, फिर अखबारों में लिखने के बाद उसको किताब के रूप में इकट्ठा कर देते हैं। मेरा एक पाठक ने कहा था कि ब्रजेश राजपूत बहुत अच्छे हलवाई हैं, क्योंकि वो जो ताजी ताजी मिठाई बनी होती है वो तो टीवी रिपोर्टिंग में पेश कर देते हैं, और जो बच रह जाता है उसका मिक्स करके एक मिक्स मनोरम मिठाई बना के किताब के रूप में सबके सामने ला देते हैं। तो क्या कहें, अच्छी बात है। नहीं, बहुत अच्छा विश्लेषण उन पाठक ने किया है कि जो भी आपके पास है उसका जो है जहाँ उपयोग करना है कर दिया, बचे हुए का कुछ और किस तरह से उपयोग करना है, तो उस तरह से उपयोग, और इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि जो है जो जानकारियां हैं और इससे पाठकों को और अन्य लोगों को बड़ा उससे लाभ मिलता है। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था कि जब पुस्तक का शीर्षक मैं देख रहा था वो 17 दिन, तो मुझे याद आया कि बहुत पहले एक फिल्म आई थी वो 7 दिन, तो एकदम मेरा ध्यान वहां गया कि वो 7 दिन और वो 17 दिन। और वो 7 दिन फिल्म की जो कहानी थी वो भी बड़ी रहस्य रोमांच से और बड़ी सस्पेंस से भरी हुई कहानी थी। तो मुझे लगा कि शीर्षक शायद कहीं वहीं से प्रेरित होकर तो ब्रजेश भाई ने नहीं चुना है। और क्या अब आपको ऐसा लगता है कि भारतीय राजनीति भी जो है वो फिल्मों के जो सस्पेंस है और जो ड्रामा है, क्या उस तरफ तो नहीं बढ़ गई है कहीं? इनमें क्या कोई समानता
दिखाई देती है? क्या आपको क्या लगता है? देखिए, हम राजनीति को करीब से जानने वाले देखते हैं कि इस राजनीति में सब कुछ होता है। इस राजनीति में गजब ड्रामा होता है, इस राजनीति में गजब इमोशन होते हैं, इस राजनीति में गजब क्रूरता होती है, इस राजनीति में गजब लालसा होती है, इस राजनीति में गजब लालच होता है, जो सब हम लोग देखते रहते हैं। और राजनीति क्यों हमको इतनी पसंद आती है, राजनीतिक लेखन क्यों इतना पढ़ा जाता है, उसकी वजह वही है कि हम उसमें उस राजनीति के रंग में सारे रंग शामिल हैं। वो राजनीति के सारे रंग हम लोगों के सामने आते रहते हैं, जिसको हम लोग अलग अलग वक्त पे देखते रहते हैं, मगर इन 17 दिन में वो सारे रंग एक साथ हैं। और निश्चित ही वो मेरा जो शीर्षक है वो जो बापू डायरेक्टर थे उस फिल्म के, और अनिल कपूर, पद्मिनी कोल्हापुरे और नसरुद्दीन साहब मेरे पसंदीदा जो एक्टर हैं, उनकी फिल्म थी वो 7 दिन। वो 7 दिन की कहानी भी वो 17 दिन जैसी थी, तो मैं उससे जरूर प्रेरित हुआ। और ऐसे ये जो घटनाक्रम था बहुत लंबा था, मगर मैंने उसको 17 दिन में समेटने की कोशिश की है। उसका मकसद यही था कि वो 7 दिन है और मैं इन 17 दिन में अपनी कहानी कहूँ। उस 7 दिन की कहानी भी यही होती है कि अनिल कपूर और पद्मिनी कोल्हापुरे प्रेम करते हैं, मगर अनिल कपूर गरीब हो जाता है, तो पद्मिनी कोल्हापुरे की शादी डॉक्टर नसरुद्दीन शाह से हो जाती है। मगर नसरुद्दीन शाह उसको वापस लौटाने की कोशिश करता है पद्मिनी कोल्हापुरे की, तुम अपने प्रेमी के पास जाओ, मगर वो नहीं जाती है। तो इस कहानी में भी कुछ कुछ वैसे हुआ कि कमलनाथ जी ने बड़ी गरीबी के दिन बिताए 15 साल, और बहुमत तो नहीं ला पाए, मगर हाँ 114 विधायक अपने पास लेके आए, अपने साथ रखा मगर वो प्रेम टूट गया और वो उनके विधायक डॉक्टर नसरुद्दीन शाह यानी डॉक्टर बीजेपी के पास चले गए, और बीजेपी के पास से फिर वो लौट के आने की कोशिश की उन्होंने, मगर इस डॉक्टर कमलनाथ ने मुझे कहा नहीं नहीं अब तो वापस जाओ, तो फिर वो वापस चले गए। तो बहुत कुछ वो 7 दिन और वो 17 दिन की कहानी में बहुत साम्य है, और एक अच्छा कैची शीर्षक तो निश्चित ही है, इसलिए लोगों को लुभा रहा है, और एक सस्पेंस, थ्रिलर, रोमांच सब कुछ है। मेरे एक पाठक ने कहा कि अब तक आप जो किताबें लिखते रहे वो धर्मा प्रोडक्शन की करण जौहर टाइप की फिल्में थी, जिसमें थोड़ा आंसू होता था, थोड़ा ट्रेवलॉग होता था, थोड़ा कुछ कुछ होता था, मगर ये आपने राम गोपाल वर्मा की रहस्य, रोमांच और थ्रिलर लिख दिया है, क्योंकि इसके हर पन्ने में एक रहस्य है और लगता है अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ, अगले दिन क्या हुआ। तो ऐसे अगले दिन के चक्कर में आप पूरे 17 दिन की कहानी पड़ जाती है। और मैंने पूरे चैप्टर 17 दिन के लिखे, तारीख वाइज लिखे हैं, 3 तारीख क्या हुआ, 4 तारीख क्या हुआ, 5 तारीख क्या हुआ, ऐसे तारीखों का क्रम लिखा है। तो उसमें इस किताब में बढ़िया प्रभाव है, और मैं दावा करता हूँ कि एक बार में पाठक इसको पूरा पढ़ेगा। और कई लोगों ने मुझसे पढ़ के कहा भी कि मैं इसको 1 या 2 सिटिंग में किताब पढ़ी और बहुत रोमांच है, बहुत रहस्य, बहुत संतुलित है। मैंने इस किताब में किसी को खलनायक नहीं बनाया, मैंने इस किताब में किसी को नायक नहीं बनाया, बहुत ऑब्जेक्टिविटी से अपने संपर्कों, सूत्रों के आधार पर लिखने की कोशिश की है। मैं ये भी नहीं कह रहा कि यही सत्य है, मैं ये भी नहीं कहा कि जो मैंने लिखा है वो संपूर्ण सत्य है। संपूर्ण सत्य कुछ अलग ही है, जिसको देखने की नजर मुझ में तो नहीं है। हाँ, भगवान हो सकती है कि ऊपर बैठ के सब कुछ देख सके, हम तो एक सीमित संसाधनों वाले पत्रकार हैं, मगर फिर भी हमने जो मुझे मालूम था मैंने उसको ईमानदारी से लिखा है। थोड़ा ये क्या है कि जो बच्चे हैं पत्रकारिता के, उनके लिए थोड़ा होगा कि आप टीवी पत्रकार के रूप में जो भागदौड़ भरी जिंदगी है उसमें लिखने का समय कब और कैसे निकालते हैं? देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि हमको जो काम आता है मुझे मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ, और तो मैं लोगों से कहता हूँ बस मुझे यही काम आता है और कुछ नहीं आता। आप और हम सब जानते हैं कि हम लोग बेसिकली कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग हैं। कम्युनिकेशन मतलब अपने आप को कम्युनिकेट करना और अपने आप को व्यक्त करना। तो जो अपने आप को व्यक्त करने के कई तरीके होते हैं। अपने आप को व्यक्त करने का एक तरीका होता है जो आपका काम है टेलीविजन में दिखना, बोलना, मगर उसमें जो कुछ नहीं रह जाता है उसके फिर अखबारों में लिखना, और फिर जो बच जाता है तो उन किताबें लिखना। मगर बड़ी बात वो है कि टाइम मैनेजमेंट है, और जैसे मैं मानते हैं कि हम लोग अपनी तमाम भागा-दौड़ी के बीच में खाना तो खा ही लेते हैं ना, अच्छे कपड़े पहन ही लेते हैं, अच्छी किताब पढ़ ही लेते हैं, तो अपनी पसंद के काम के लिए हम और आप सभी समय निकाल ही लेते हैं। तो इसके लिए समय निकाला जाता है, थोड़ा एफर्ट करके निकाला जाता है, परिवार का सहयोग होता है, दोस्तों का सहयोग होता है, और जो काम आपको पसंद है मैं मानता हूँ आप उसको बार-बार करते हो। मैं बार-बार संजय लीला भंसाली का डायलॉग सबको बताता हूँ, या उनका जो वाक्य मैं कभी नहीं भूलता हूँ। संजय लीला भंसाली कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में सिर्फ 2 काम कर सकता हूँ, एक बहुत अच्छी फ़िल्म बना सकता हूँ और एक कप चाय बना सकता हूँ। तो मैं भी यही कहता हूँ कि मैं अपना टीवी का काम अच्छे से कर सकता हूँ और फिर उसके बाद सिर्फ लिख सकता हूँ। उसके अलावा मुझे तीसरा काम कुछ नहीं आता। आने वाले समय में हम लोग किन विषयों पर पुस्तक पढ़ेंगे और क्या प्लानिंग है आपकी एक लेखक
लेखक के रूप में? हाँ, मैं चूंकि लोग अब लोग मुझे कहने लगे हैं कि आप अच्छा लिखते हैं। मैं नहीं मानता हूँ कि मैं बहुत अच्छा लिखता हूँ, जितना अपील करता है, मगर लोग कहते हैं कि नहीं आप अच्छा लिखते हो, आपकी सरल लेखनी है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि हमसे पैसे लेके जाओ, किसी लंबी सफर पे जाओ और ट्रेवलॉग लिखो, लंबे ट्रेवलॉग लिखो, क्योंकि आपकी लेखन की शैली में ट्रेवलॉग शैली है। तो लंबे यात्रा वृतांत लिखो, पैसे हमसे लेके जाओ। तो सोचा है कभी एक अच्छा लंबा यात्रा वृतांत लिखूं कहीं बाहर जाके, चाहे वो अमरनाथ यात्रा हो, केदारनाथ यात्रा हो, या फिर मानसरोवर यात्रा हो, कभी उस पर लिखने की चाहत है। और इस बीच में एक उपन्यास पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी लेखक पूर्ण तभी होता है जब वो एक उपन्यास लिखता है। तो मैं एक रियल लाइफ स्टोरी पे एक उपन्यास लिख रहा हूँ, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि वो मैं लिख रहा था, आधा लिख चुका था, इस बीच में वो 17 दिन आ गए। नहीं तो वो अब तक मेरा उपन्यास पूरा हो जाता, मगर ये 17 दिन मुझे। जी जी। अंत में बस ये कि हमारे जो युवा पीढ़ी के जो लोग हैं जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, आपके पास इतना लंबा अनुभव है और आपने सब बहुत करीब से पत्रकारिता को देखा है, राजनीति, समाज, संस्कृति, तो उनको क्या संदेश आप देना चाहते हैं जिससे कि वो भी एक सफल पत्रकार के रूप में अपने आप को देख सकें या स्थापित कर सकें? तो ये सारे नए लोगों के लिए मैं यही कहूंगा कि देखिए, इस चीज को याद रखिए कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जो आज आप 25 साल मुझे आज यहाँ देख रहे हैं, तो मेरा 25 साल का संघर्ष है। आप जानते हैं हम लोग ने साथ में पत्रकारिता की क्लासेस पढ़ी हुई थी। मैं एक साल आपसे सीनियर था, आप मेरे बाद वाले बैच के थे, हम सब लोगों ने सागर से पढ़ाई की है। तो ये उतने साल का संघर्ष है जो आज आप वहां और मैं यहाँ हूँ। तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अच्छे लोगों की संगति करें, अपने पढ़ने के लिए वक्त निकालें, अच्छी किताबें पढ़ें। सोशल मीडिया को पढ़ना बंद कर दें। सोशल मीडिया में ऐसा कुछ नहीं आ रहा। फेसबुक में बहुत भीड़ हो गई है, बहुत मेरा बच्चा, मेरी बीवी, इसको शुभकामनाएं, उसको शुभकामनाएं, इसमें ज्यादा समय खर्च मत करें। फेसबुक का इस्तेमाल सिर्फ अपनी चीजें शेयर करने के लिए करें, बजाय किसी दूसरे की चीजों को शेयर करने के। ट्विटर बेहतर है, ट्विटर पे जाएं, ट्विटर पे अच्छे लोगों को फॉलो करें, उनके आर्टिकल्स पढ़ें, खुद लिखना सीखें, अच्छी किताबें ढूंढें, अच्छी किताबें पढ़ें, हफ्ते में या 15 दिन में एक किताब जरूर खत्म करें। और अब चूंकि हिंदी में भी अच्छी किताबें आने लगी हैं, हिंदी में पढ़ें, अंग्रेजी में पढ़ें, खुद लिखना सीखें, अपना ब्लॉग बनाएं और अपने ब्लॉग पे लिखें, अखबारों में लिखें, फेसबुक पे लिखें, ट्विटर पे लिखें, और अच्छे लोगों की संगति करें और अच्छी किताब अपने आप को व्यक्त करना सीखें। हम लोग कम्युनिकेशन जी, निश्चित रूप से आपने बहुत अच्छी बात कही। और ब्रजेश भाई, मैं आसान भाषा में, और आसान शब्द और आसान भाषा आपको तभी मिलेगी जब आप अच्छा पढ़ेंगे। तो अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है, ढूंढ के पढ़ें, और मेरी 4 किताबें पढ़ें। बहुत बढ़िया। तो ब्रजेश भाई, आपने बहुत समय दिया और बहुत ही विस्तार से आपने पूरी पत्रकारिता, पुस्तक लेखन और पूरा जो सामाजिक और राजनीतिक जो परिदृश्य है उस पर बहुत अच्छे से बात की आपने। और आपके आने वाली जो कमिंग जो बुक्स हैं उनके लिए हम आपको बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आप इसी तरह से लेखन में जुड़े रहें, इसी तरह से पाठकों को नए नए विषयों पर जानकारी उपलब्ध कराते रहें, और पत्रकार के रूप में भी अपना योगदान जो आप दे रहे हैं उसको आप देते रहें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। और फिर अभी कभी आपसे जो है अगली पुस्तक जब आपकी आएगी तो फिर आपसे चर्चा होगी और फिर आपसे विस्तार से हम लोग बातें करेंगे। और मैं अब जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हैं प्रिंसिपल मैडम से अनुरोध करता हूँ कि कार्यक्रम का आगे संचालन दें। शुक्रिया पुष्पा जी, बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा मॉडरेट किया। Thank you, sir. Thank you so much. On behalf of IS University, I would like to thank Prajesh sir. Sir, your simplicity and fluidity and humility is so obvious in all your speaking. And ये जो पूरा mystery unfold हुई है, it has been so interesting that we understand that we've taken away more time than we had allotted. पर वो इतना interesting था that we could not stop ourselves. So thank you so much, sir, for sparing so much time. And Professor Pushpendra Pal Singh ji, thank you so much. Your moderation was excellent and we got to know quite a few in-depth things like behind the scenes, जिसको कहते हैं, वो बहुत सारी बातें हमें और भी पता पड़ी apart from the book. And yes, we wish both of you good luck with your endeavors, and we'll certainly look forward to your recent updates on books. And I would like to thank our Chancellor sir and our young CEO who had a lot of forthright questions which represent the youth of the country. So thank you for answering all of them. And thanks to all our seniors from the university and all our viewers on FP and all the students who have been listening. I'm sure they've gained a lot. And all of us will definitely go into reading because this has been such an interesting session. You have really motivated all of us to read well and to keep good company.
Thank you so much.